सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलता है बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण। और आज भी हम बाबा साहब का ऐसा स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने दिया था 19 जून 1938 को। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। आज का बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण इस विषय को लेकर होने वाला है, औरों का मुंह ताकने वालों का काम अधूरा रह जाता है। बाबा साहब ये जो बात कहते हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। औरों का मुंह ताकने वालों का काम अधूरा रह जाता है, तो औरों का मुंह ताकना यानी कि और दूसरे लोग कौन है जिसके तरफ बाबा साहब इशारा करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 इस समय लगातार खंड 39 के माध्यम से हम बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लगातार प्रकाशित किया जा रहा है और इसी के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण मिलता है आप सभी को। आज का जो स्पीच है वो पेज नंबर 155 से 157 तक का है। 17 जून 1938 को बाबा साहब सुबह 5 बजे जब 40 गांव स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तब उनके स्वागत के लिए वहां बहुत बड़ा जन समुदाय इकट्ठा था। लगातार बाबा साहब की जयकार के नारे लगाए जा रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब की गाड़ी से उतरते ही अस्पृश्यधारक बोर्डिंग के सचिव श्री DM मागरे ने बोर्डिंग की तरफ से हार अर्पण किया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब धुले जाने के लिए गाड़ी में बैठे महिलाओं की ओर से कुमारी शांताबाई दीवान चौहान ने और पिपरखेट की क्रेडिट सोसाइटी की ओर से सोमा संसारी ने हार अर्पण किए। कहने का तात्पर्य ये, यहाँ पर जो भी मिशनरी साथी बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, सभी जितने लोग यहाँ मिल रहे थे बाबा साहब के एक पल के लिए दर्शन करना चाहते थे और साथ ही साथ बाबा साहब को फूल अर्पण एवं माल्यार्पण करने से करके सम्मान कर रहे थे। लगातार सम्मान बाबा साहब का हो रहा था। डॉक्टर बाबा साहब 6:30 बजे कोर्ट के काम के लिए धुले के लिए निकले। उसके बाद युवा उत्साही और डॉक्टर बाबा साहब के एकनिष्ठ सेवक श्री DG जाधव और बोर्डिंग के सचिव DM मागाडे भी गए थे। कोर्ट का कामकाज निपटने के बाद डॉक्टर बाबा साहब तारीख 19 जून 1938 की रात 8:30 बजे 40 गांव में उतरे। डॉक्टर बाबा साहब के आते ही प्रचंड भीड़ उमड़ पड़ी। 1 से 4 हजार का जन समुदाय वहां जुटा था। डॉक्टर बाबा साहब ने खाना खाने के पश्चात बोर्डिंग देखा और उसके बाद बोर्डिंग के सामने सभा की शुरुआत की। कवि बना सखाराम सालुंके ने पद गाया। उसके बाद कुमारी शांताबाई कवाड़ का भाषण हुआ। उसके बाद श्री दीवान सीताराम चौहान ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए हम पहले उन्हीं के स्पीच को सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब की कृपा दृष्टि के कारण संस्था की हालत संतोषजनक बन पाई है। आज संस्था को 1110 रुपयों की ग्रांट मिलती है और साथ ही साथ जगह मिली है। उस पर 3500 रुपये के खर्च तक की इमारत बनाई गई है। जल्द ही बोर्डिंग के लिए खेत मिलने वाले हैं। संस्था को जिनके कारण अच्छे दिख देखने मिल रहे हैं उन्हीं के हाथों बोर्डिंग के उद्घाटन का समारोह संपन्न कराने का निर्णय मंडल की ओर से लिया गया है। सामान्य साथी, यहाँ बोर्डिंग को बाबा साहब के प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ पर 1110 रुपये ग्रांट मिलता है। ये बात यहाँ पर आपको बताया गया। विनती है कि डॉक्टर बाबा साहब जल्दी ही हमें तारीख देंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। ये संक्षिप्त संबोधन यहाँ पर दिया गया और इसके बाद में बाबा साहब देखते हैं क्या डेट देते हैं इस बोर्डिंग के उद्घाटन के लिए। उनके बाद श्री DS मागाडे ने भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में सन 1927 से अब तक के हालात के बारे में बताया। 1927
ये 1927 वो वर्ष है जिस वर्ष 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया गया था। और 1927 से 1938 का भाषण हम आपके समक्ष रख रहे हैं। 1938 तक क्या कुछ घटित हुआ यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है DS मागाडे की तरफ से। उसके बाद श्री SK सोनबड़े BA ऑनर्स और जाधव का भाषण हुआ। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भाषण के लिए उठ खड़े हुए। उनके खड़े होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भाषण का सारांश हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आज मुझे भाषण करना होगा। यहाँ कई लोग इकट्ठे हैं, इसलिए मैं कुछ 2-4 शब्द बोलना चाहूँगा। आज तक हम पर अंग्रेजों की सरकार का नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार का शासन चलता है। सामान्य साथियों, यदि आपने यहाँ तक स्पीच को सुना है, अब हम आगे बात करने वाले हैं। बाबा साहब यहाँ अंग्रेज सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है 1935 भारत अधिनियम 1935 के बाद 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1937 में पहला इलेक्शन होता है। पहला इलेक्शन होता है जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आती है। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, मुंबई की बात कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती है, सरकार बना लेती है, तो उस समय अंग्रेजों का शासन अब नहीं होता है। ये अलग बात है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन चुनाव पहले शुरू हो चुके थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 बना, इसमें बहुत सारे प्रावधान बाबा साहब के 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन से मिले अधिकारों को समाहित किया गया था। तो पहला यहाँ पर इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि अब अंग्रेजों का शासन नहीं है। अन्यथा की स्थिति में आप सोचेंगे देश आज़ाद 1947 में हुआ अंग्रेजों से, तो ऐसे में 1937 में कांग्रेस का शासन कहाँ से आ गया। इसलिए सामान्य साथियों, पहला इलेक्शन 1937 में हुआ और इस समय 1938 का जो भाषण हम आपके समक्ष रख रहे हैं, लगभग 10-11 महीने हो गया है कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। वहाँ मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं वो कांग्रेस के हैं। इसलिए बाबा साहब यहाँ अंग्रेज सरकार यानी कि 11 साल पीछे का बाबा साहब कहते हैं और 11 महीने कांग्रेस का अनुभव शेयर करते हैं। वो अनुभव हम बाबा साहब के ही शब्दों में आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसलिए भाषण बाबा साहब का आज महत्वपूर्ण है, हमें अंत तक जरूर बात कर लेना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का मुझे 11 सालों का अनुभव है और कांग्रेस सरकार का 11 महीने का अनुभव है। कांग्रेस सत्ता में आने से पूर्व मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे सब बेकार साबित हुई। अंग्रेज सरकार के समय में अस्पृश्यों को पुलिस में प्रवेश नहीं था। लगातार 2 सालों तक संघर्ष करके अंग्रेजों से झगड़ कर मैंने वहाँ प्रवेश हासिल किया। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस में भर्ती का अधिकार नहीं था, लेकिन जब 2 साल लगभग संघर्ष किया तो वो अधिकार हासिल किया। अंग्रेज सरकार कुछ न कुछ दिया करती थी, यानी कि अगर हम संघर्ष करते तो अंग्रेज सरकार कुछ ना कुछ देती थी। अंग्रेज सरकार बंजर जमीन के संदर्भ में जब पहल की गई तो अस्पृश्यों की अर्जी के बारे में सोचा करती थी। उनके कागजातों में भी ये दिखाई देता है, वे दफ्तरों में देखने को मिल सकते हैं। पुलिस विभाग में भी पहले अस्पृश्यों के बारे में सोचा जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए अलग से कुछ भी नहीं रखा है। उनका यही कहना था कि औरों की तरह जो लाभ होगा उसे आप ले सकते हैं। एक माँ के पेट से पैदा हुआ 4 बच्चे में से सबसे बड़े को रोटी का बड़ा टुकड़ा मिलता है, तब माँ अपने छोटे बच्चे के लिए अलग से रोटी का टुकड़ा छिपा कर रखती है। इस तरह कांग्रेस ने हमारे लिए क्या छुपा रखा है? कांग्रेस हमारे लिए कुछ भी नहीं आरक्षित रखती है। फिर वह माँ कैसे हुई? हमें माँ के दुलार की जरूरत नहीं है। हम मेहनत करेंगे और अपनी कलाई के बल पर कमाएंगे। हम डरेंगे नहीं और टोकरी लेकर किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस की माया का क्या है? मैं मिस्टर गांधी का दुश्मन नहीं हूं। जिसे जो सत्य लगता है वह वही करता है। मैं मिस्टर गांधी की परवाह नहीं करता। मिस्टर गांधी की मुट्ठी में कांग्रेस है।
राजा बोले और दल हिले, उस उक्ति की तरह मिस्टर गांधी बोलते हैं और कांग्रेस करती है। बाबा साहब कहते हैं मिस्टर गांधी जो कुछ भी कहते हैं कांग्रेस वही करती है। और यहाँ ये उक्ति सामने रखते हैं और कांग्रेस, मिस्टर गांधी की अगर मर्जी हुई, अगर मिस्टर गांधी ने तय किया कि अस्पृश्यों को रियायतें दी जाएंगी तो अस्पृश्यों को खाना नसीब होगा। मिस्टर गांधी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। दिल पसीजे तो मन में बिना लोभ के ममता पैदा होती है। माँ अपने सभी बच्चों से एक सा प्रेम करती है। निगदू बच्चे से उसे ज्यादा ममता होती है। कांग्रेस और आपकी माँ है मिस्टर गांधी। जाहिर है कि मिस्टर गांधी को आपसे अधिक ममता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जो दूसरों के बारे में, दूसरों के भरोसे रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। हम पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता। 2000 सालों से जो चलता आ रहा है, आप उसके आदी हो गए हो। धुले में जो बात हुई मैं वही बताता हूं। धुले में हिंदू घर के शास्त्र ज्ञानी है पाठक शास्त्री, हिंदू धर्म के शास्त्र ज्ञानी है पाठक शास्त्री। उन्होंने किताब लिखी है अस्पृश्यों की पूर्वोक्ति। किसी काम से जाकर शास्त्री जी से मिलने का निर्णय किया। पाठक शास्त्री को संदेश भेजा कि मैं 9-10 बजे के आसपास आपसे मिलने आऊँगा। गाड़ी में बैठकर मैं पाठक शास्त्री से मिलने गया। एक आदमी के जरिए संदेश भेजा कि मैं पहुंच गया हूं, आऊं क्या? वहां भोजन चल रहा था। शास्त्री ने संदेश भेजा, शास्त्री ने संदेश नहीं भेजा, वो एक खुद दौड़ते हुए आए। जरा ध्यान दीजिएगा ये इस रियल स्टोरी पर बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे विमर्श करना चाहता हूं, पाठशाला चलिए। उन्होंने कहा हम गाड़ी में ही चर्चा करते हैं। मैंने उनसे बहुत बार कहा, बाबा साहब कहते हैं मैंने बहुत बार कहा कि धुले की सड़कें सकड़ी हैं, ज़्यादा देर तक गाड़ी में बैठकर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई चारा नहीं रहा तो बंगले में जाकर चर्चा करनी पड़ी। उन्होंने चर्चा अच्छी की। हो सकता है मुझ जैसे शिक्षा प्राप्त करने वाले कम हो, लेकिन मुझ जैसे को भी शास्त्री जी की पाठशाला में प्रवेश करने का मौका नहीं मिल सका। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरा प्रवेश पाठशाला में, शास्त्री जी की पाठशाला में नहीं मिला। आगे बाबा साहब कहते हैं इतना अपमान, मेरा दिल सोच कर छलनी होता है, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हमें जो भी कुछ पाना है वो एक केवल झगड़ कर ही पाया जा सकता है, संघर्ष के बल पे पाया जा सकता है। कांग्रेस और गांधी की नीति के बारे में 11 महीनों में अच्छी तरह पता चल चुका है। नागपुर के संसद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वह उसका प्रत्यक्ष सबूत है। इसलिए हम सभी को संगठन बनाकर अपनी पूरी सामर्थ्य को इकट्ठा कर सामना करना होगा। कांग्रेस 50 सालों से है, स्वतंत्र लेबर पार्टी 150-200 सालों से है। कांग्रेस को अगर किसी से डर लगता हो तो ये स्वतंत्र लेबर पार्टी ही है। हम 15 लोग कांग्रेस को परेशान कर देते हैं। हालांकि 15 की जगह अगर 30 या 45 लोग होते तो हमारा ही राज चलता है। 10-15 वर्षों में अगर हम एकजुट हो जाएं तो यकीनन कहता हूं कि हमारा ही राज होगा। आप सब लोग मुझे भगवान कहते हो, लेकिन मैं भगवान नहीं मगर महार हूं। तुम्हारा स्वतंत्र लेबर पार्टी ही भगवान है। पत्थर पर सिंदूर लगाने से वह भगवान बन जाता है। मैं उस तरह का भगवान हूं। आपका सच्चा भगवान स्वतंत्र लेबर पार्टी ही है। आज सब स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बने, साल भर में 4 आने देना कोई मुश्किल नहीं है। मैं बहुत बोला हूं। 4 आने देना यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का जो सदस्यता शुल्क था पूरे वर्ष का, वो 4 आने था सम्मानित साथियों, 25 पैसे था। बाबा साहब कहते हैं मैंने बहुत बोला है, स्पीच दिया है। भाषण के बाद बोर्डिंग की ओर से डीएम मागाड़े ने पुष्पहार अर्पण किया। धाबजी ने कसरत की पाठशाला व्यायामशाला की ओर से पुष्पहार अर्पण किया। बहनों की ओर से सुश्री शांताबाई चौहान ने फूलमाला अर्पण किया।
आखिर डीएम मागाडे ने सबको धन्यवाद दिया और सभा बर्खास्त हुई। बाद में सुबह की गाड़ी से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुंबई के लिए निकल पड़े। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सरकार के संबंध में अपना अनुभव क्यों वर्णन किया? यानी कि अंग्रेज सरकार का 11 साल और कांग्रेस सरकार का 11 महीना, उसे कंपेयर करते हुए बाबा साहब क्या कहते हैं? आप सारांश बता सकते हैं, एक लाइन में भी बताने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने माँ और मिस्टर शास्त्री संगठन के विषय पर क्या चर्चा किया है? यानी कि मिस्टर शास्त्री के बारे में, पाठक शास्त्री के बारे में बाबा साहब ने क्या बताया? साथ ही साथ बाबा साहब ने कांग्रेस को हमारा समाज माँ कहता है, तो उस संबंध में क्या कहा? आखिर कांग्रेस कैसे माँ हो सकती है? इस संबंध में आप विश्लेषण अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमें आपका जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्व की भांति ही आप इस संदेश के अंत में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर भेजेंगे। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई आवाजका की तरफ से, बीबी स्त्री की तरफ से। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में, और दिया गया अकाउंट नंबर एसबीआई का आईएफएससी कोड पर आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय निर्माण कार्य कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर जल्द ही बनकर तैयार होगा, ऐसा निर्माण कार्य चल रहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।